तो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन। और अब हम लोग जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर थोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि डेथ इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड नॉट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो फ्रेंड्स सम पीपल बिलीव दैट रिटेन्ड अर्निंग्स इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इट इज नॉट ट्रू। देखो, द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स होती है द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, राइट? So the cost of the retained earnings is equal to the cost of equity shares. See, if the earnings are not retained, so they would be paid to the equity shareholders. अगर हम अपनी earnings को retain नहीं करते अपने पास में तो क्या करेंगे? उसको हम shareholders में divide कर देंगे. And therefore, the cost of earnings of retained earnings, the cost of retained earnings must be considered as an opportunity cost of the foregone dividend. देखो, वो जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो हम रिटेन करके रखते हैं, राइट? तो अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स में तो उसको बोलते हैं कि वो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लॉस कर दिया, राइट? सिंस इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर गो द डिविडेंड्स, their expected rate of return on the equity capital also increases, and therefore we can say the cost of retained earnings is equal to the cost of equity shares. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ सकता है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू डैश, राइट? सो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, या सिंपली आप ये समझ सकते हो कि जो रिटर्न अर्निंग्स हैं, जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, वो हमें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देनी चाहिए थी, क्योंकि वही शेयर होल्डर्स हैं, वही ओनर्स हैं कंपनी के। तो वो जो इक्विटी की जो कॉस्ट है वही सेम जो है वो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट होती है, राइट? सो सिंस द कॉस्ट ऑफ द डेथ इज चीपर दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट? ये हमने लास्ट क्लास में किया था। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द डेथ इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो मेक्स इट चीपर। इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना है डिबेंचर्स पे, डेथ पे, वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस शो करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाता है। सो दैट इज वाई द वी कैन से दैट द टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट ऑल्सो मेक्स द कॉस्ट ऑफ डेथ चीपर, राइट? तो ये तो हमारा एडवांटेज हो गया कि कॉस्ट ऑफ डेथ इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट? लेकिन इसके साथ में एक रिस्क भी होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल रिस्क, right? So death is a cheaper source of finance but it is more risky. Why it is more risky? Because of the two things. One, that the business will have to pay interest on the debt, and at the same time they will have to return the principal amount. So that is an obligation of the business. वो business की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को या डेथ या लेंडर्स को इंटरेस्ट और उनका मैच्योरिटी अमाउंट जो है वापस करे, प्रिंसिपल अमाउंट। एंड एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग दीज कमिटमेंट्स मे फोर्स द बिजनेस टू गो इनटू लिक्विडेशन। अगर बिजनेस वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता, कौन सी ऑब्लिगेशन? इंटरेस्ट पेमेंट की और प्रिंसिपल अमाउंट की, तो वो बिजनेस को शट डाउन भी किया जा सकता है, वाइंड अप भी किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं लिक्विडेशन। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द कॉस्ट ऑफ डेथ इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस, राइट? सो देर इज नो सच कंपल्शन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड देयरफॉर कंसिडर्ड एज रिस्कलेस फॉर द बिजनेस। अब ये जो ऑब्लिगेशन जो हमें एज अ डेथ पूरी करनी पड़ती है वो इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी में नहीं होता, एंड देयरफॉर इक्विटी इज कंसिडर्ड एज अ रिस्कलेस कैपिटल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, सो हायर यूज ऑफ डेथ इंक्रीजेज द फिक्स फाइनेंशियल चार्ज। फिक्स फाइनेंशियल चार्ज यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो अगर हम ज़्यादा डेथ यूज करेंगे तो हमारे फिक्स फाइनेंशियल चार्ज बढ़ जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट द इंक्रीज यूज ऑफ डेथ इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू से दैट इंक्रीज यूज ऑफ डेथ इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क?
So you will have to write that the higher use of debt increases the fixed financial charge, and therefore we can say that the increased use of debt increases the financial risk. So financial risk is the chance that a firm would fail to meet the payment obligation, right? Financial risk is the chance that the firm would fail to meet its payment obligation in sense of interest and principal amount, and the overall financial risk depend upon the proportion of debt in the total capital. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारा जो टोटल ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क है वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रपोर्शन डेथ का है उसके ऊपर डिपेंड करता है. When I say capital structure means the proportion of debt and equity in the total funds employed in the business. बिजनेस में जो टोटल फंड्स लगे हैं उसमें इक्विटी और डेथ का क्या प्रपोर्शन है जिसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. सो ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ डेथ इन द टोटल कैपिटल या टोटल फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, एंड थस financing decision determines the overall cost of capital and the financial risk of the enterprise. राइट, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू से दैट द फाइनेंशियल डिसीजन डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज. तो आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेथ इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क. So how it is cheaper source of finance and how it increases the financial risk of the business. So you have to write here. So now we move on to the very important and very interesting topic, and that is what are the factors that affect your financing decision. देखो, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स मेरे सुनते हुए आ रहे हो तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को सब चीज़ें बहुत सीक्वेंस से समझ में आ रही होंगी. तो अभी तक अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लेना. तो अब ये पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है. फाइनेंसिंग डिसीजन ये होता है कि हम अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस कौन से सोर्स से अरेंज करेंगे. अब सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सोर्सेज होते हैं इक्विटी या डेट, राइट. तो अब ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम अपना फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे. तो दीज आर द 7 फैक्टर्स, राइट. 1 2 3. So these are the 7 factors, right? What are those factors? We are going to discuss the very important question from the examination point of view. Even if you are a non-finance student and you are inclined in learning financial management, so this is the very important consideration. Even in the practical life, it is very important as a financial manager. See, जब हम अपना फाइनेंसिंग डिसीजन देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो कैसा है. A strong cash flow position may make debt financing more viable than funding through equity. ठीक है, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में कैश का फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे क्या होगा कि आप अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है टाइमली कर पाएंगे. सो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो फिर आपको डेट फाइनेंसिंग लेना चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर स्टार्टिंग अ पावर प्लांट. तो पावर प्लांट की जो इनिशियल 5 years या 3 years तक जो कैश फ्लो पोजीशन होती है वो बहुत पुअर होती है, बिकॉज द आउटफ्लो इज वेरी हाई एंड इनफ्लो इज वेरी नेग्लिजिबल. सो इन दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस डेट फाइनेंसिंग इज नॉट प्रॉपर, right? So on the other hand, if the cash flow position is weak, then more debt financing is not recommended because the interest on the debt has to be paid regardless of whether there is an availability or cash or not. तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन पुअर है तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट पेमेंट देने में प्रॉब्लम आएगी, एंड देयरफॉर इट इज नॉट रेकमेंडेड. So you have to write this way that when debt financing is good, when debt financing is not good. Good cash flow position, debt financing is good. Poor cash flow position, debt financing is not good, right? So next factor we will consider is your fixed operating cost. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके फिक्स्ड चार्जेस बहुत ज़्यादा है. जैसे कि आपने अपना ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है तो उसका रेंट आपको देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू मेक गुड बिजनेस और नॉट, राइट. इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी टू द स्टाफ, तो ये सब फिक्स चार्जेस होते हैं, राइट. सो if the business has the high fixed finance operating cost,
राइट? सो इट मस्ट रिड्यूस द फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट. तो अगर आपके फिक्स चार्जेस ज़्यादा हैं तो आप डेथ फाइनेंसिंग ज़्यादा लोगे, तो उसमें भी जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है वो फिक्स चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ेगा. तो देयर फोर लोअर डेथ फाइनेंसिंग इज बेटर, राइट? सिमिलरली, इफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, देन मोर डेथ फाइनेंसिंग इज प्रेफर्ड, राइट? तो अगर आपके फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, राइट, तो आपको डेथ फाइनेंसिंग करना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपके फिक्स चार्जेस कम है तो आप अपने लेंडर्स को पेमेंट टाइम पे कर पाओगे, एंड वाइस वर्सा. So you have to write the 2 points in this particular point explanation, right? Now the third point is the cost of each type of finance is to be estimated. सी आप फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट देखोगे. कोई भी चीज़ आप बाय करने जाते हो तो उसकी कॉस्ट देखते हो, उसकी क्वालिटी देखते हो, उसके सर्विस पैरामीटर्स देखते हो, उसमें वारंटी है या नहीं है. तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी कॉस्ट देखोगे, ठीक है? देन एट द सेम टाइम जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट आता है तो कॉस्ट ऑलवेज कम्स विद द रिस्क, राइट? तो जैसे हमने पढ़ा था कि डेथ फाइनेंसिंग इज चीपर बट इट इज मोर रिस्की, राइट? सो you have to see the associated risk of the different sources of finance that we have to see. Okay, so let us see what is written here. He says use of more debt increases the financial risk of the business. Financial risk refers to a position when a company is unable to meet the fixed financial charge. So this is a very important line. What is the financial risk? It is a position when the company is unable to pay the fixed financial charge. That is in payment of interest, payment of dividend, and repayment obligation. And apart from the financial risk, every business has some operating risk and also called as a business risk. Now, business risk depends upon the fixed operating cost, right? Business risk depend करेगा आपके fixed operating cost पे. Higher the fixed operating cost result in higher business risk and vice versa, right? So the total risk, that is the sum of the business risk and the financial risk, right? The total risk depends upon the business risk and the financial risk. And if the firm business risk is lower, its capacity to use debt is higher. अगर आपका बिजनेस रिस्क कम है तो ऑब्वियसली आप जो है ज़्यादा डेट यूज कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, so cash flow position, the cost of the particular finance, the operating cost, the fixed operating cost, the risk associated with the source of finance, and next is your flotation cost. See, flotation cost is nothing but कि जब आप फाइनेंस अरेंज करते हो कहीं से भी तो आपको कोई ना कोई कॉस्ट लगती है, लाइक ब्रोकरेज या कमीशन, प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें भी कॉस्ट लगता है. एंड ये तो सारे जो आपके चार्जेस हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. तो यहाँ पर वन लाइन का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट. तो अब हम लोग जब कोई भी फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो भी पर्टिकुलर हम सोर्स ले रहे हैं उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है. सो हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स, राइट? सो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो वो सोर्स अट्रैक्टिव नहीं है, एंड वाइस वर्सा. So public issue of shares and debentures requires considerable expenditure, and getting a loan from the financial institution may not involve much of the cost. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब आप कोई पब्लिक इशू आता है या कंपनी कोई अपने डिबेंचर्स या शेयर इशू करते हो तो उसके मीडिया में बहुत एडवर्टीजमेंट आती है, तो उससे कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट बढ़ जाती है. लेकिन अगर आपको फाइनेंस लोन अरेंज करना है तो आप बैंक से जाके अपनी लोन एप्लीकेशन फिल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा. So that is why the higher flotation cost makes the particular source of finance as less attractive. Okay. Now next is a very important point, that is control consideration. ठीक है? So control consideration क्या होता? Death normally does not cause a dilution of control. Now dilution of control का मतलब होता है कि आप अपनी पावर्स जो है किसी और को दे रहे हो. ठीक है? आप अपने बिजनेस की जो पावर्स हैं, बिजनेस में जो डिसीजन लेने की पावर है, अगर आप किसी को दे रहे हो तो दैट मीन्स यू आर डाइल्यूटिंग योर कंट्रोल, राइट? तो
जब हम लोग डेट इशू करते हैं तो उसमें कंट्रोल का डाइल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जो आपका लेंडर है वो सिर्फ आपसे इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट की एक्सपेक्टेशन रखता है, वो आपके किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता, आपके बिजनेस डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसका मतलब उसके अंदर डाइल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो इक्विटी जब आप इशू करोगे तो उसके अंदर कंट्रोल डाइल्यूट होगा। कैसे डाइल्यूट होगा? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ओनर्स बन जाएंगे और फिर वो जो है कंपनी के डिसीजन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज वाई इश्यू ऑफ मोर इक्विटी reduces the management's holding the company and make it vulnerable to take over. vulnerable का मतलब होता है dangerous। तो अगर मैनेजमेंट ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है तो शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के ओनर्स हैं जब वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड देयरफॉर व्हेन यू इशू इक्विटी देयर इज मोर डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, एंड व्हेन यू इशू डेट there is no dilution of control. So whenever you decide to choose a particular financing factor, financing source, right? So उसमें आपको उसका कंट्रोल कंसिडरेशन देखना पड़ेगा कि क्या इसमें हमारे कंट्रोल डाइल्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। आपको शायद इसको नोट डाउन भी करना पड़ेगा, बहुत आराम से समझो। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन है वो बहुत थिक है, तो आप क्या करते हो कि बोलते हैं ना कि मैं थोड़ा सा पानी डाल दें तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज कि आपकी पावर्स को, आपकी कंट्रोल को यहाँ पे डाइल्यूट किया जा रहा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपकी पावर को डाइल्यूट करते हैं और लेंडर्स जो है वो आपकी पावर्स को डाइल्यूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। वेरी सिंपल, राइट। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज कि कैपिटल मार्केट का क्या स्टेट चल रहा है, राइट। So the health of the capital market or the stock market condition affects the choice between the debt and the equity, right? तो जब कैपिटल मार्केट राइजिंग होती है उसको बोलते हैं बुलिश फेज, एंड बुलिश फेज के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और उस टाइम पे जो इक्विटी शेयर है वो ज़्यादा सेल हो जाते हैं। तो आपने देखा कि लास्ट 2021 के अंदर बहुत अच्छा बुल रन आया था, ड्यू टू कोविड मार्केट क्रैश हो गई थी और उसके बाद में एक बहुत अच्छा बुल रन आया। तो उसके टाइम पे बहुत सारे पब्लिक इश्यूज आए, जैसे कि पेटीएम, नायका, बहुत सारे इंटरनेट कंपनीज के इश्यूज आए थे और वो बहुत ही हाईली वैल्यूड हुए। क्यों? क्योंकि उस समय स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट जो है वो बहुत बुलिश था। तो बुलिश फेज के अंदर इक्विटी शेयर्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव, एंड हाउएवर ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिप्रेशन, दैट इज अ बेरिश फेज, यानी कि मार्केट आर फॉलिंग, अ कंपनी में फाइंड इट डिफिकल्ट टू issue equity shares because the condition of the market is not good, so people are not ready to invest in equity shares, and therefore during the falling market or during the death period, the depression period, the death becomes more viable source of finance, right? So friends, this is we concluded here about the factors of financing decision.